अमेरिका और रूस ने मिलकर तैयारी कर ली है। यूक्रेन का भविष्य लिखा जाना है। खबर है कि एक लंबा चौड़ा पीस प्लान तैयार है। अंदर खाने बातचीत चल रही है। यूक्रेन के सामने कुछ शर्तें हैं, रूस के लिए कुछ तोहफे हैं और ट्रंप के सामने खुद को शांति दूत कहने का एक और मौका। तो क्या है इस प्लान में? क्या इससे दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप की सबसे बड़ी जंग रुक जाएगी? जंग रोकने के लिए यूक्रेन को क्या क्या गंवाना पड़ेगा और रूस को क्या फायदा मिलेगा? आज इन्हीं सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम विकास वर्मा है और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K। अभी लेके आए सेंसोडेंट के। टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन। सबसे पहले जानते हैं कि इस कथित पीस प्लान में है क्या। आधिकारिक तौर पर यह प्लान सामने अभी नहीं आया है, लेकिन उसके पहले ही अमेरिकी मीडिया में इसका ड्राफ्ट लीक हो गया है। क्या क्या है ड्राफ्ट में? तो पहले हिस्से में यूक्रेन की जमीन और बॉर्डर को लेकर कुछ शर्तें हैं। शर्त ये कि यूक्रेन को डॉनबास का इलाका रूस के हवाले करना होगा। आप जानते ही हैं डॉनबास जो है वो यूक्रेन के दो प्रांत डोनेस्टिक और लुहांस्क से मिलकर बनता है। नक्शे पर आप देखिए इसे। डॉनबास पर रूस का पूरा कब्जा नहीं है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर के मुताबिक डॉनबास का 14.5% हिस्सा अब भी यूक्रेन के हाथ में है। पिछले कुछ महीनों में सारी लड़ाई इन्हीं हिस्सों पर दावेदारी के लिए हो रही है, लेकिन रूस बड़ी बढ़त बनाने में कामयाब नहीं हो सका है। इसलिए वो किसी भी पीस प्लान में इस इलाके की मांग करता है ताकि बिना लड़े ही बातचीत के दम पर डॉनबास उसके हाथ में आ जाए। खबर है कि अब रूस की ख्वाहिश पूरी हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लान कहता है कि लुहांस्क और डोनेट्स्क को रूस का संप्रभु इलाका मान लिया जाएगा। डोनेट्स्क से यूक्रेन की सेना को पीछे हटना होगा। उसके कब्जे में अभी जितना हिस्सा है उसे डीमिलिटराइज जोन बनाया जाएगा और रूस को वहां कब्जा जमाने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसके अलावा खेरसॉन और जापोरिजिया में फ्रंट लाइन फ्रीज कर दी जाएगी, यानी जो जहां है वहीं रहेगा। ये मांगे रूस पहले भी रखता रहा है। खेरसॉन और जापोरिजिया का 75% हिस्सा जो है वो रूस के कब्जे में है। ये ज़मीन यूक्रेन को वापस मिलेगी या नहीं, इस पर फैसला भविष्य में होगा। इसके अलावा प्लान के तहत ज़पोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट को IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के कंट्रोल में दिया जाएगा। यहाँ की बिजली रूस और यूक्रेन आपस में बांटेंगे। ये यूक्रेन का एक बड़ा पावर प्लांट है जिस पर रूस कब्जा जमाना चाहता है। इसी प्लान में रूस की एक और ख्वाहिश पर ध्यान रखा गया है। प्रस्तावित है कि क्रीमिया पर भी रूस के कब्जे को मान्यता मिलेगी। जंग रुकी तो अमेरिका इसे मंजूरी देगा। रूस ने 2014 में ही क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। प्लान का अगला हिस्सा यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी गारंटी यानी भविष्य में उसकी सुरक्षा पर बात करता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लान में यूक्रेन को सिक्योरिटी गारंटी मिलेगी, वो भी नेटो जैसी। यूक्रेन तो यही चाहता था, लेकिन ये गारंटी कैसी दिखेगी ये साफ फिलहाल नहीं है। खबर है कि इस गारंटी के लिए यूरोप के लड़ाकू जहाज पोलैंड में तैनात किए जाएंगे। ये यूक्रेन की सीमा के बाहर ही रहेंगे, लेकिन इन सब के बदले कुछ शर्तें भी हैं। शर्त ये कि यूक्रेन को नेटो में शामिल होने की इजाज़त नहीं होगी। नेटो यूक्रेन में अपने सैनिक तैनात नहीं कर सकेगा, यानी यूक्रेन को यूरोप की पीस कीपिंग फोर्स भी नहीं मिलेगी। शर्त यह भी है कि यूक्रेन को अपनी सेना घटाकर 6 लाख सैनिकों तक लानी होगी। अभी सेना का आकार करीब 20 लाख है। इसके अलावा यूक्रेन लंबी दूरी के मिसाइलों और रूस पर हमला करने वाले दूसरे हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। उन्हें देश में रख भी नहीं सकेगा। आप कहेंगे कि रूस के पास तो पहले से ही यूक्रेन से ज़्यादा सैनिक और बेहतर हथियार हैं, तो फिर वो यूक्रेन की मिलिट्री पावर घटाना क्यों चाहता है? इस पर जानकार कहते हैं कि रूस को लगता है कि मजबूत, आज़ाद और पश्चिम के साथ खड़ा यूक्रेन उसके लिए बड़ा खतरा है। रूस अपने आसपास एक भी ऐसा देश नहीं चाहता जो नेटो के साथ मिला हो। रूस की कोशिश है कि यूक्रेन कमज़ोर रहे, न्यूट्रल रहे और रूस नेटो के बीच बफर जोन की तरह काम करे, यानी ना नेटो में जाए ना पश्चिम की सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा बने।
रूस का ये डर 2014 के बाद और बढ़ने लगा था। इसी वर्ष उसने क्रीमिया पर कब्जा किया था, इसी वर्ष डोनबास में युद्ध शुरू हुआ था। इसके बाद यूक्रेन को समझ आया कि उसकी सेना मॉडर्न वॉरफेयर के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद फौज पर ध्यान ही नहीं दिया गया था, इसलिए 2014 के बाद उसने अपनी सेना में बड़े बदलाव किए। एक पुरानी कमज़ोर सोवियत स्टाइल फोर्स ताकतवर, प्रोफेशनल और ट्रेनिंग वाली सेना में बदलने लगी धीरे धीरे। 2014 से पहले रक्षा बजट उनका बहुत कम था, फिर सरकार ने बजट को तेजी से बढ़ाया। 2013 में यूक्रेन का रक्षा बजट $1.9 बिलियन था, जो 2015 में बढ़कर $3.1 बिलियन तक पहुंच गया। इसके दम पर यूक्रेन ने आधुनिक हथियार खरीदे। इसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा और कई देश अपने सैन्य ट्रेनर वहां भेजने लगे। उन्होंने 10,000 यूक्रेनी सैनिकों को मॉडर्न वॉरफेयर की ट्रेनिंग दी। 2022 में रूस यूक्रेन जंग शुरू होने के बाद ये रफ्तार और भी बढ़ी। यही वजह है कि रूस अब यूक्रेन की सैन्य ताकत घटाकर भविष्य में उसे किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट के लिए कमजोर करना चाहता है। अब आते हैं प्लान के अगले हिस्से पर। प्लान का तीसरा हिस्सा यूक्रेन और रूस के कूटनीतिक भविष्य पर है। प्रस्तावित है कि ग्लोबल इकोनॉमी में रूस की वापसी होगी, कड़ी पाबंदियों से उसे राहत मिलेगी। खबर यह भी है कि रूस को G8 में वापस आने दिया जाएगा। दरअसल अमेरिका और यूरोपीय देशों को मिलाकर बना G7 ग्रुप पहले G8 हुआ करता था। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, तब उसे इस ग्रुप से हटा दिया गया था। प्लान में और क्या क्या है? प्लान में है कि रूस को यह वायदा करना होगा कि वो अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। इसके बदले में नेटो का वादा होगा कि वो अपना विस्तार नहीं करेगा। लेकिन अगर रूस ने दोबारा यूक्रेन पर हमला किया तो सारे प्रतिबंध तुरंत वापस लागू हो जाएंगे। साथ ही रूस के खिलाफ सख्त सैन्य कार्रवाई भी होगी। रूस की $100 अरब की जब्त की गई संपत्ति युद्ध में तबाह हुए यूक्रेन को फिर से खड़ा करने में इस्तेमाल की जाएगी। कुछ पैसे यूएस और रशिया इन्वेस्टमेंट फंड में भी डाला जाएगा। इसका मकसद होगा दोनों देशों के रिश्ते बेहतर हों ताकि युद्ध की नौबत फिर ना आए। प्लान ये भी कहता है कि यूक्रेन में 100 दिनों के अंदर चुनाव कराए जाएंगे। यूक्रेन और रूस दोनों स्कूलों में ऐसे एजुकेशन प्रोग्राम चलाएंगे जो सबके बीच समझ, सहनशीलता और सांस्कृतिक सम्मान बढ़ाए, रंग भेद और नफरत खत्म करे। इसके अलावा काला सागर में फ्री नेविगेशन सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त समझौता भी होगा। इस पीस प्रोसेस में कतर और तुर्की को मीडिएटर के तौर पर शामिल किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन को भी शामिल किया जाएगा, लेकिन उनका सैन्य हस्तक्षेप सीमित रहेगा। रूस और यूक्रेन सीमा पर जॉइंट मॉनिटरिंग का सिस्टम स्टैब्लिश किया जाएगा। सभी पक्षों के सहमत होने पर तुरंत युद्ध विराम शुरू होगा, फिर दोनों पक्ष तय बिंदुओं पर पीछे हटेंगे। इस समझौते की निगरानी अमेरिका, रूस, यूक्रेन मिलकर करेंगे। समझौते के 5 बरस बाद इसकी समीक्षा होगी, जिसमें क्षेत्रीय विवादों का समाधान निकालने पर चर्चा की जाएगी। लेकिन क्या ये सब कुछ इतना आसान है? क्या रूस और यूक्रेन ये सभी शर्तें मानेंगे? देखते हैं कि उनके हुक्मरान क्या कह रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि उन्हें पीस प्लान का ड्राफ्ट मिला है और यूक्रेन और अमेरिका मिलकर इस पर काम करेंगे। दूसरी तरफ रूस ने इस प्लान को हल्के में लिया। क्रेमलिन में प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा, अभी कोई औपचारिक बातचीत नहीं हो रही, हम कांटेक्ट में हैं, लेकिन उसे बातचीत नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा कि रूस का वही स्टैंड है जो पुतिन ने अगस्त में ट्रंप के साथ मीटिंग में रखा था। किसी भी शांति समझौते के लिए पहले इस युद्ध की जड़ को सुलझाना जरूरी है। अब जानकारों से जानते हैं कि इस पर उनकी क्या राय है। देखिए, यह पूरी तरह से निर्भर करता है कि यूरोपियन कंट्री कहाँ तक इस डील को आगे ले जाने की बात करते हैं। अभी तक दिक्कत यह है कि यूरोपियन कंट्री अभी भी उनको लग रहा है कि अभी भी यूक्रेन जीत सकता है और अमेरिका समझौता करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन यूरोप इसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसमें जो संधि के जो अग्रीमेंट्स हैं उसमें 2-3 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक तो कि बोल रहा है कि नाटो का मेंबर नहीं बनेगा, दूसरा कि कोई भी बाहरी फोर्स वहाँ पर नहीं भेजा जाएगा, जो टेरिटरी है उसको जो रूस ने कैप्चर कर लिया उसको मानना पड़ेगा यूक्रेन को कि रूस का टेरिटरी है। और इसके अलावा 2 बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि मुझे लगता है कि यूक्रेन के लिए मुश्किल होगा। बोल रहा है कि जो यूक्रेन की मिलिट्री है उसकी भी संख्या 6000 के आसपास होगी, तो यह मुझे लगता है कि एक मुश्किल होगा। और रिवार्ड के रूप में रूस को बोला जा रहा है कि उस ड्राफ्ट का प्रपोजल यह है कि उसको G7 का मेंबर भी बनाया जा सकता है। तो मुझे लगता है एक तरह से कहीं ना कहीं लगता है कि पुतिन को फेवर करने की कोशिश हो रही है, पुतिन को मनाने की कोशिश हो रही है, और इस कारण से यूरोपियन देश मुझे नहीं लगता है कि इतनी आसानी से मानेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्लान को रूस और अमेरिका के अधिकारियों ने मिलकर बनाया है। अमेरिका के स्पेशल एनवॉय स्टीव विटकॉफ और रूस के सोवरेन वेल्थ फंड के चीफ
किरिल दिमित्रिएव ने इस ड्राफ्ट को तैयार किया है। अमेरिकी न्यूज वेबसाइट की रिपोर्ट के मुताबिक विटकॉफ ने इस प्लान पर राय लेने के लिए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो और ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर से भी बात की। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि उन्हें इसका एक वर्जन मिला है, लेकिन व्हाइट हाउस ने कहा है कि प्लान अभी पूरी तरह से तय नहीं है और यह बदला भी जा सकता है। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि कोई भी फाइनल समझौता दोनों तरफ से समझौते की मांग करेगा। इसके लिए सिर्फ यूक्रेन कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। लेकिन प्लान के डिटेल्स देखकर क्या लगता है, क्या उसकी शर्तें वाकई दोनों पक्षों के लिए विन विन सिचुएशन बनाती हैं या फायदा दोनों में से किसी एक को होगा? अगर इस प्लान को लागू कर दिया जाता है तो आप पूरी तरह मान के चलें कि इसको रूस की जीत के रूप में देखा जाएगा। क्यों? क्योंकि रूस जो चाहता था वही हुआ। रूस चाहता था कि उसके जो यूक्रेन की टेरिटरी है वो उसके अंदर में आ जाए और वो इलाके रूस के पास हैं और उसके पास अभी बढ़त है, चाहे तो और भी टेरिटरी को कैप्चर कर सकता है। दूसरा, रूस चाहता था कि यूक्रेन को नाटो का मेंबरशिप नहीं मिले। तो इस ड्राफ्ट प्रपोजल में यह भी है कि यूक्रेन नाटो की मेंबरशिप की बात फ्यूचर में नहीं करेगा। इसमें यहाँ तक बात है कि जो फोर्सेस हैं, बाहर के फोर्सेस या नाटो के फोर्सेस, वो वहाँ पे नहीं लगाए जाएंगे। तो और ऊपर से एक तरह से G8 की मेंबरशिप, G7 की मेंबरशिप की बात भी हो रही है। तो कुल मिला के एक तरह से अगर इस डील पे समझौता होता है, मुझे लगता है कि इतनी आसानी से समझौता नहीं होगा, लेकिन अगर यह होता है तो रूस की पूरी तरह से जीत मानी जाएगी। बड़ी खबर का सेगमेंट यहीं तक। अब बारी है सुर्खियों की। पहली खबर ब्राजील से। 20 नवंबर को यहां के बेलिम शहर में चल रहे COP30 क्लाइमेट समिट के मेन वेन्यू में आग लग गई, जिसमें 13 लोग घायल हो गए हैं। भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव भी आग लगने के समय भारतीय प्रतिनिधि मंडल के साथ वहीं मौजूद थे। हालांकि सभी अधिकारियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया, उन्हें रेस्क्यू किया गया। आग एक कन्वेंशन हॉल के अंदर पवेलियन में लगी थी। घटना के वक्त वहां 50,000 से ज्यादा डिप्लोमेट, पत्रकार और एक्टिविस्ट मौजूद थे। पवेलियन में आग की लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। धुआं कई किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता था। कार्यक्रम के आयोजक UN COP30 प्रेसिडेंसी ने बताया कि लगभग 6 मिनट में आग पर काबू पा लिया गया। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी UNFCCC का COP30 क्लाइमेट समिट 10 से 21 नवंबर तक चलना है। यानी जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो समिट का आज आखिरी दिन है। इसमें 190 से ज़्यादा देशों के हज़ारों लोग शामिल हुए हैं। अगली खबर वियतनाम से। यहां जबरदस्त बारिश से बाढ़ आ गई है। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 41 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 9 लोग अभी भी लापता हैं। 52,000 से ज्यादा घर पानी में डूब गए हैं और लगभग 5 लाख घरों और दुकानों में अब बिजली नहीं है। कई जगहों पर 1.5 मीटर से भी ज्यादा बारिश हुई है। कुछ इलाकों में पानी 1993 के रिकॉर्ड से भी ऊपर चला गया है। इस वजह से हजारों लोगों को घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ रहा है। आर्मी और पुलिस राहत कैंप लगा रही है, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। वियतनाम में पिछले कुछ महीनों में 2 बड़े तूफान आए, कालमिगी और बुआलोई, दोनों ने ही भारी तबाही मचाई थी। सरकार का कहना है कि इस साल जनवरी से अक्टूबर तक प्राकृतिक आपदाओं से $2 अरब का नुकसान हुआ है। तो आज का दुनियादारी यहीं तक। अपना और अपनों का ख्याल रखिए और देखते रहिए दी ललन टॉप। शुभ रात्रि। सुनिए, पास आइए, देखिए 2 तरीके हैं। या तो कहें हम अपनी बात ढेर सारी राइमिंग के साथ, पर पहले म्यूजिक बंद कर दीजिए। दूसरा तरीका, 3 तारीख याद रखनी है, 21, 22 और 23 नवंबर 2025 और जगह मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम दिल्ली। यहाँ हर साल की तरह फिर जमेगा ललन टॉप अड्डा। और कौन आएगा? बड़े बड़े लोग, लेखक, गीतकार, शिक्षक, खिलाड़ी, मुंबई से नायक नायिका, गायक गायिका, हेल्थ के एक्सपर्ट, कॉमेडियन, क्रिकेटर, रैपर, यूट्यूबर, रील वाले स्टार और वायरल कलाकार। फिर से राइमिंग शुरू हो गई। आप बस इस बात पर फोकस करो कि एक से बढ़ के एक टैलेंटेड लोग जुटने वाले हैं। आप आ सकते हैं, मिल सकते हैं उनसे, सवाल पूछ सकते हैं, ललन टॉप क्विज खेल सकते हैं, इनाम जीत सकते हैं। अब लगा दो म्यूजिक यार। तो आ जाइए ललन टॉप अड्डे में, आज ही बुक करिए अपना टिकट। 999 की बजाय 799 में डिस्काउंट कोड लगाइए LT200। बुकिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए या फिर विजिट करिए thelalantop.com और बैनर पर क्लिक करिए। फिर क्या है, मिलते हैं ललन टॉप अड्डे में, क्योंकि जिंदगी में मौज कायम रहनी चाहिए।